हेलो क्लास 8th, हमारा सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर है हमारा 7th, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे तो आप जानते हैं, पौधे से मीन है पेड़ पौधे। आप अपने आसपास देखते हैं जिन्हें हम इंग्लिश टर्म में क्या यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, प्लांट्स। जंतु है, जंतुओं में सभी जंतु, एनिमल्स का संरक्षण। संरक्षण से अभिप्राय है कि इनका हमें बचाव करना है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की हमें सुरक्षा करनी है। किससे सुरक्षा करेंगे कि इनका यानी जंतुओं का शिकार किया जाता है, या हम देखें कि पेड़ पौधों की क्या की जाती है, कटाई की जाती है। तो इन दोनों पर हमें क्या लगाना है, प्रतिबंध लगाना है। ये दोनों अगर केस ख़त्म हो जाएं तो हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, इनका संरक्षण हो जाएगा। तो इसी चैप्टर में हमारा टॉपिक है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन है, इस शब्द से अभिप्राय है कि वनों की कटाई। वन क्या होते हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे, जिसे हम जंगल भी कहते हैं या वन भी कहते हैं। और इन वनों में यहाँ बहुत अधिक घने पेड़ पौधे, वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु भी यहाँ वनों में रहते हैं या निवास करते हैं। और विभिन्न तरह के अलग अलग स्पीशीज़ या जातियों के यहाँ पेड़ पौधे, वृक्ष पाए जाते हैं, और अलग अलग जातियों के ही यहाँ जीव जंतु निवास करते हैं। तो यदि हम वनों की कटाई कर रहे हैं तो यह टर्म क्या कहलाती है, वनोन्मूलन। अब हम वनों की कटाई करते क्यों हैं? अब आप कहेंगे हम तो वन नहीं काटते, लेकिन मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण, और उसमें स्वार्थपूर्ण गतिविधि पहली क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि कृषि के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। कृषि के लिए भूमि चाहिए, क्या करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है। हमें घरों में हमारे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, हमें ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। और अगर कोई रेलवे लाइन है बनानी है, या हम देखें कि बांध, ब्रिज तैयार करना है, रेलवे लाइन, बांध निर्माण के लिए, या हम देखते हैं घरों, कारखानों या उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए वनों, पेड़ पौधों या जंगलों की कटाई की जाती है। तो ये क्या है, स्वार्थपूर्ण गतिविधि मनुष्य की है। ये कारण है, वनोन्मूलन के कारण क्या होंगे कि कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता है, फर्नीचर के लिए है, रेलवे लाइन के लिए, घरों, कारखानों। इससे भी बड़ा कारण ये हो सकता है कि व्यापार के लिए, कि अलग अलग क्वालिटी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो औषधीय महत्वपूर्ण भी हैं, जिनका सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी बहुत उपयोग होता है। जैसे साल के वृक्ष हैं, चंदन के वृक्ष हैं, इन वृक्षों को क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। तो ये इनका क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। कि पेड़ पौधों को कटाई की, यानी जंगलों से लकड़ी एकत्रित की, और उनका क्या किया जाता है, आगे से आगे एक्सपोर्ट या व्यापार किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये कारण है वनोन्मूलन के। इसके अलावा ये तो मनुष्य के से संबंधित या कारण हुए हैं, लेकिन एक प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं वनोन्मूलन के। प्राकृतिक कारण में हम देखते हैं कि आप भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनते हैं, दावानल यानी जंगलों में आग लग जाना, या भीषण क्या हो, सूखे की स्थिति। ये दो कौन से कारण होते हैं, प्राकृतिक। तो अगर आपसे पूछे जाए वनोन्मूलन के कारण, तब तो आप ये एक साथ सारे बता सकते हैं। लेकिन यदि पर्टिकुलर पूछे जाए कि वनोन्मूलन के कोई दो प्राकृतिक कारण बताइए, तो आप क्या बताएंगे, दावानल या सूखा। दावानल शब्द है, इसका अभिप्राय है कि जंगलों में आग लग जाना, और जब जंगल में आग लग जाती है तो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है। ये बहुत आप न्यूज़ में सुनते होंगे, ये अमेजन के वन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, या सूखे की स्थिति होना। और मनुष्य से संबंधित या कारण पूछे जाएं तो आप इनमें से कोई भी ये बता सकते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से ये मुख्य 4 कारण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वनोन्मूलन के
परिणाम। इससे क्या अभिप्राय है कि हमने वनों की कटाई कर ली तो उससे हमें क्या परिणाम मिलेंगे। तो आप ये बताइए बच्चों, क्या हम वनों की कटाई करेंगे तो इससे हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसके हमें क्या मिलेंगे? दुष्परिणाम या बुरे प्रभाव ही प्राप्त होंगे। अब हम दुष्परिणाम देखने से पहले ये आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। आप पहले ये कीजिए आज कि वनों के लाभ, इस पर आप 10 पॉइंट लिखिए कि वनों से आपको क्या लाभ है। आप 8वीं क्लास में आ गए हैं तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे, वनों से क्या अभिप्राय है? पेड़ पौधे। तो सबसे पहले तो आप क्या ध्यान रखेंगे, हमने 7th क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि पेड़ पौधे हैं, ये कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पेड़ पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है कि पेड़ पौधे अपने क्लोरोफिल युक्त पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा जल ग्रहण कर वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और हमारे वातावरण में हमें क्या उपलब्ध करवाते हैं? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और आप क्या कहेंगे कि पेड़ पौधों से आपको क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है, आपकी आवश्यक सामग्रियाँ आपको मिलती है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे कि हमें वृक्षों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। और वृक्ष क्या है? वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के अपरदन को कम करते हैं और वातावरण में नमी बनी रहती है। और हमें वृक्षों से क्या मिलती है? छाया मिलती है, फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप 10 पॉइंट लिखना, आप लिख पाएंगे। तो ये तो क्या है? वृक्षों से हमें लाभ हो रहे हैं। जब हमने इनकी कटाई कर दी तो कटाई से क्या होंगे? इसके सारे उल्टे प्रभाव। तो देखिए उसमें पहला क्या होगा कि यदि हमने पेड़ों को काटा तो वातावरण में सबसे पहला पॉइंट है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और विद्यार्थियों, जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमारी पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर भी बढ़ता है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं विश्व उष्णन, या इंग्लिश टर्म है इसकी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ना। और CO2 की मात्रा कैसे बढ़ती है? जब हम वनों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, उससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और यह इफेक्ट क्या कहलाता है? विश्व उष्णन। और इससे क्या प्रभाव होते हैं? दुष्प्रभाव, कि विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर हैं, यहाँ से क्या है? बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी और जल स्तर है बढ़ जाएगा, जिससे जो तटीय राज्य, तटीय इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। जब आप इसके लाभ नोट करेंगे तो आप अपने आप सेकंड कारण बता सकते हैं कि वर्षा में कमी हो जाएगी। वर्षा में कमी होगी तो भूमि में क्या है? सूखापन बढ़ जाएगा और भूमि का जल स्तर है वो कम हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? अपरदन बढ़ जाएगा। उपजाऊ मिट्टी एक स्थान की ये वर्षा जल के साथ बहकर अन्य स्थान पर चली जाएगी, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। और हम जानते हैं जब तक भूमि में उपजाऊ क्षमता नहीं होगी, हमने जो पहला चैप्टर देखा है कि किसान को खेती कृषि करनी है तो उससे अपनी भूमि या जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कैसी क्षमता होनी चाहिए? उर्वर क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब वर्षा होगी और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? उपजाऊ मिट्टी बहकर अन्य स्थानों पर चली जाएगी और वहाँ की भूमि कैसी हो जाएगी? उपजाऊहीन हो जाएगी। और उस क्षेत्र में उपजाऊहीन भूमि के कारण किसान की जो फसलों की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो वनों की कटाई का रीज़न क्या होगा? दुष्परिणाम क्या होगा? कि मिट्टी अपरदन के कारण हमारी कृषि योग्य भूमि है वो क्या हो जाएगी?
बंजर हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे कि मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। मरुस्थलीकरण क्या है? ऐसी भूमि जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक मिट्टी के रेतीले टिब्बे ही दिखाई देंगे, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम कृषि नहीं कर पाते हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। वनोन्मूलन के परिणाम या दुष्परिणाम देखने हैं तो पहले हम ये लाभ नोट करेंगे, इससे सारे जो लाभ हैं उनका उल्टा क्या हो जाएंगे, ये सारे वनोन्मूलन के दुष्परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम क्या है? अति महत्वपूर्ण परिणाम कि CO2 की मात्रा, वनों की कटाई के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। और सेकंड, वर्षा में कमी होगी, भूमि सूखी हो जाएगी या भूमि का जल स्तर कम हो जाएगा, मिट्टी अप्रदन होगी, तो उपजाऊ मिट्टी है, ह्यूमस वाली मिट्टी है, वो बहकर दूसरे स्थानों पर चली जाएगी। इससे वहाँ पर उस जगह पर क्या होगा? मरुस्थलीकरण धीरे धीरे वो जो भूमि है किस में कन्वर्ट हो जाती है? मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। और मरुस्थल में जल्दी से या आसानी से कोई भी कृषि नहीं की जा सकती है, जिससे हमारी पैदावार भी बहुत ही कम हो जाएगी। वनोन्मूलन के बाद नेक्स्ट टर्म है जैव विविधता। जैव विविधता से अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले, जैव से अभिप्राय है यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का आपसी और पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है? जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का, और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की बहुत सी अलग अलग प्रजातियाँ, उन प्रजातियों का आपसी और पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है? जैव विविधता। यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी हम पेड़ पौधे देखते हैं, फसलें देखते हैं, उनमें एक प्रकार की वैरायटी नहीं होती है, उनमें बहुत सी अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है। जैसे आप गेहूं की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, कपास है, इनमें एक ही प्रकार की किस्म या वैरायटी नहीं होती है, इनमें बहुत सी अलग अलग, वो किसान अपनी पैदावार के अनुसार, भूमि के अनुसार इनकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है और उसी के अनुसार इनका उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? जैव विविधता। अब सेकंड नेक्स्ट टर्म है इसमें वनस्पति जात। एक टर्म होती है यहाँ प्राणी जात। वनस्पति जात से अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधों की समस्त प्रजाति या जातियाँ क्या कहलाएगी? वनस्पति जात। यानी जब पेड़ पौधों की बात करेंगे तो हम वहाँ क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं? वनस्पति जात। और जब हम किसी क्षेत्र विशेष के जीव जंतुओं की बात करें, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की बात करें, तब वो टर्म क्या कहलाती है? प्राणी जात। इसी प्रकार हम देखते हैं अभयारण्य। बच्चों, हमारे इस चैप्टर का नाम है कि हमें पौधों और जंतुओं को क्या करना है? संरक्षण। तो अब इस टॉपिक पर आते हैं हम कि सरकार द्वारा हमारे जो जंगल है, वन है, पेड़ पौधे हैं और उन जंगलों वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए कि उस क्षेत्र में ना तो कोई शिकार कर सकते हैं, ना ही उन जीवों को मार सकते हैं, ना ही हम वहाँ से कोई व्यापार कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र क्या कहलाता है? इन्हें अलग अलग कैटेगरी दी जाती है इनके क्षेत्रफल के अनुसार और सरकार के नियंत्रण के अनुसार, कि पूरा क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में है या कुछ निजी क्षेत्र में है और क्षेत्र का क्षेत्रफल भी कम है या ज़्यादा है। तो इस आधार पे ये 3-4 यहाँ टर्म हम देखेंगे। एक तो होते हैं अभयारण्य, एक होते हैं यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और एक होते हैं यहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अभयारण्य से अभिप्राय है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है,
जहाँ पर जीवों का हम शिकार नहीं कर सकते हैं। इनकी बात करें तो हम देखते हैं जैसे सीता माता अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में है, ये सीता माता, ये चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। इसी प्रकार हम देखते हैं ताल छापर चूरू में है और एक है यहाँ पर पंचमढ़ी अभयारण्य। तो ये हो गए अभयारण्य। इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इनमें कुछ नियम क्या कर दिए जाते हैं, थोड़े से सख्त हो जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान ये पूरी तरह से सरकार के अंडर में निश्चित बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल होता है जो राष्ट्र यानी राष्ट्र में इसका सारा इसकी देखरेख राष्ट्र के हाथ में होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है, एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ पर वनों की कटाई, जीवों का शिकार, उनका व्यापार, वहाँ चारागाह, इस पर पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंध होता है। यदि कोई व्यक्ति उसमें अगर मतलब उस नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे सज़ा भी होती है और उसका जुर्माना भी उसे देना होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। जैसे हम देखते हैं हमारे राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव, सरिस्का, इस प्रकार ये हमारे क्या है यहाँ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। ये टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना यहाँ, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पक्षियों के लिए। इसी प्रकार जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित क्षेत्र में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखना क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर इससे संबंधित 3 और इसी के अंडर में क्षेत्र यहाँ आ जाते हैं। एक तो आता है इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक इसमें आते हैं 2 अभयारण्य, एक तो है पंचमढ़ी अभयारण्य और एक आता है बोरी अभयारण्य। ये इसी पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंडर में ये 3 यहाँ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इससे संबंधित है। इनका मेन टारगेट है यहाँ जीवों और पेड़ पौधों को क्या करना है, सुरक्षित और संरक्षित रखना। इनमें बस थोड़ा सा नियमों में अंतर होता है कि कौन बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कौन राजस्थान सरकार के अंडर में आता है और वहाँ कैसे नियम हैं, उनकी देखरेख किसके हाथों में है। तो लेकिन इनका मुख्य लक्ष्य है कि हमें हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को क्या करना है, सुरक्षित और संरक्षित रखना है। अगर हम देखें कि आपने चिड़ियाघर का नाम भी सुना होगा, तो ये वनस्पति उद्यान अभयारण्य, यहाँ तो क्या है, प्राकृतिक आवास में जीवों और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। चिड़ियाघर से अभिप्राय है कि वहाँ कृत्रिम आवास में उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को, यानी उन्हें भोजन है वो मनुष्य द्वारा ही प्रदान करवाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, चिड़ियाघर। इसी के साथ हम एक और परिभाषा देखते हैं, संकटापन जंतु। संकटापन जंतु, इससे अभिप्राय है कि ऐसे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से लगातार कम होती जा रही है, तो ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, संकटापन जंतु। और इन जंतुओं की अगर हमने समय पर इन्हें सुरक्षित और संरक्षित नहीं रखा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, संकटापन जंतु। और विलुप्त से अभिप्राय है कि ऐसे जीव या जंतु जो आज वातावरण या वर्तमान में कहीं भी जीवित नहीं है, जो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जिनके अवशेष ही मिल सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, विलुप्त जंतु। तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर, आप इसे होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और हमारे आज 7वां चैप्टर चल रहा है, तो आप बच्चों 6 चैप्टर है अपनी कॉपी में कंप्लीट करके उन्हें लर्न भी कीजिए। आपको मैंने पूरे नोट्स दिए हैं, आप उन्हीं नोट्स के बेस पर क्वेश्चन करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, और फिर भी अगर नहीं होंगे तो ये हम आपको करवा देंगे। थैंक यू।